नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कि 3D1 में आपको n और l की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आगे जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, n का होता है। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3। l के लिए देखिए अब n की वैल्यू को हमको क्या करना है, l की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, n की वैल्यू से। n कितना दिया गया है 3, तो आपको यहाँ से 0 1 और 2, ठीक है 1 2 3 डिजिट आपको लिखना है 1 2 3। ये n की वैल्यू कितनी है 3, तो आपका यहाँ पर डिजिट कितना होना चाहिए 3, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है। अब l की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमको, तो n की वैल्यू हमको 3 मिल गई है। एक इलेक्ट्रॉन की कभी भी 3 वैल्यू नहीं होती है, एक इलेक्ट्रॉन की ऑलवेज एक ही वैल्यू होती है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए n इज इक्वल टू 3 1 वैल्यू है। उसी तरीके से l के लिए 3 वैल्यू नहीं हो सकती, उसमें से कोई एक होगी। वो कौन सी होगी, उसके लिए इसके नीचे हमको क्या लिखना पड़ेगा, 0 के नीचे हम लिखेंगे s, इसके नीचे हम लिखते हैं p और इसके नीचे हम लिखते हैं d, ठीक है। अब आप देखिए कि ऊपर यहाँ आप देखिए कि यहाँ क्या दिया गया है d, तो d के लिए हमने इन तीनों में से क्या सेलेक्ट कर लिया, हमने सेलेक्ट किया कि d के लिए l की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ओके। तो l इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है n इज इक्वल टू 2 है, तो l m और s इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना। अब हमको n इज इक्वल टू, अगर n इज इक्वल टू यदि 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी, तो देखो l की वैल्यू इसके लिए दो डिजिट होना चाहिए। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, 0 और 1, ठीक है 0 1 कितने डिजिट हुए यहाँ पर, 2 डिजिट हुए। यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा और 1 होगा, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है m की वैल्यू, ठीक है। अब इससे पूछा गया है ना कि l की टोटल कितनी वैल्यू आई आपके लिए, n इज इक्वल टू अगर 2 है तो l की कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। तो टोटल l की वैल्यू हमको कितना मिला, अगर हम टोटल काउंटिंग की बात करें तो हमको l की 2 वैल्यू मिली है। देखो 2 है ना, डिजिट 1 2 है ना, कितनी वैल्यू मिली है 2, ओके। अब देखो कह रहा है अब m की वैल्यू बताइए, तो m की वैल्यू हमारा किस पर डिपेंड करता है, l पर डिपेंड करता है। अगर l इज इक्वल टू हम 0 लेते हैं तब हम निकालेंगे कि m इज इक्वल टू क्या होगा, और अगर हमने l इज इक्वल टू 1 लिया तब हम पता करेंगे कि हमारी, एक बार इसको लेकर के पता करेंगे, एक बार इसको लेकर के पता करेंगे कि m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर l इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। l इज इक्वल टू यदि 1 है तो m इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस से लेकर के प्लस तक जाएंगे या प्लस से लेकर के माइनस तक जाएंगे। मैं यहाँ माइनस से स्टार्ट करती हूँ, -1 0 और +1, ठीक है। तो m की कितनी वैल्यू मिल गई हमको 3 वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अगर l की वैल्यू 2 है तो दोनों के लिए आपको m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब अगर काउंटिंग में मैं आपसे पूछूं कि टोटल हमारे पास m की कितनी वैल्यू आई, तो बच्चों एक तो ये आया और 3 ये आया, कितनी आया 4, यानी काउंटिंग में टोटल 4 वैल्यू हमको मिलेगा m का, ओके। अब कह रहा है s का निकालिए, तो देखिए m पर डिपेंड करता है s की वैल्यू, ठीक है। अगर m इज इक्वल टू 0 है, अगर m इज इक्वल टू 0 है, एक बार हमने ये ले लिया कि m इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या होगा, s इज इक्वल टू m क्या बताता है, एक ऑर्बिटल को बताता है, ठीक है। m क्या बताता है, एक ऑर्बिटल को बताता है, यानी कि s इज इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ एक ऑर्बिटल को ये शो कर रहा है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए और एंटी क्लॉकवाइज के लिए s की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए m इज इक्वल टू यदि 0 है तो यहाँ पर मतलब ये एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो अगर एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए होगा ये +½ और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा -½ ठीक है। तो s इज इक्वल टू +½ और -½ उसी तरीके से m के लिए अगर यहाँ पर m का +1 है ना, एक वैल्यू है, ठीक है। तो एक वैल्यू क्या करेगा, ये एक ऑर्बिटल को शो करेगा और ये दूसरे ऑर्बिटल को, ये तीसरे ऑर्बिटल को, है ना, 3 ऑर्बिटल को ये
ये शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा एस की वैल्यू, तो इसके लिए हम निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस प्लस हाफ, ये देखो प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, दोनों को मैं एक साथ लिख दूं तो प्लस माइनस हाफ। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस हाफ, ठीक है। इसके लिए भी, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं काउंटिंग में लिखूं कि एस की टोटल हमको कितनी वैल्यू मिली है, कितने आंसर मिले हैं एस के, तो देखो एस के 2 आंसर तो मुझे यहाँ मिले, ठीक है। यहाँ से मुझे कितने आंसर मिले हैं, देखो ये आंसर 2 मिले हैं, इधर 2 यहाँ से मिले, 2 यहाँ से मिले, 2 यहाँ से मिले, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल कितने आंसर मिले हैं मुझे 8 आंसर मिले हैं, ठीक है। तो एस के 8 आंसर होंगे, एम के 4 मिलेंगे, एल के 2 मिलेंगे और एन के 1 वैल्यू होगी, ठीक है। ये पूरा आपको इस तरीके से फाइंड करके बताना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना। अब हम आ जाते हैं किस पर, अब मैं इसको हटा रही हूँ, है ना। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए अब कह रहा है कि L इज इक्वल टू यदि 3 है तो M इज इक्वल टू क्या होगा। देखो L की वैल्यू पर डिपेंड करता है M की वैल्यू, ठीक है। L की वैल्यू अगर 3 है तो M इज इक्वल टू क्या होगा, M इज इक्वल टू 3, हम यहाँ -3 से लेकर के और +3 तक जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, यानी कि हमको टोटल M की कितनी वैल्यू मिलेगी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। टोटल यहाँ पर 7 वैल्यू है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए कोई एक ही इसमें से आंसर होगा, ठीक है। तो फिलहाल पूछ रहा है कि M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू ये होगा, और टोटल अगर करें हम तो इसके टोटल कितने आंसर होंगे 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। L इज इक्वल टू अगर 3 है तो कौन सा सब सेल है, तो देखो L की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, L इज इक्वल टू 0 होता है, 1 होता है, 2 3, ठीक है। अब अगर L की वैल्यू 0 है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, S P D और F, ठीक है। अब ये देखो बन गया, इसमें ये देखो पेयर बन गया, ठीक है। तो L इज इक्वल टू, यदि यहाँ पर 3 दिया है, इसका मतलब किस सबसेल की बात हो रही है, तो ये सबसेल की बात हो रही है F सबसेल की, ठीक है। यहाँ पूछ रहा था ना कि कौन सा सबसेल होगा, तो यहाँ पर सबसेल कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये F सबसेल हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो भी सबसेल होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो F में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके लिए आप F का एक बार ऑर्बिटल बनाइए। F में बच्चों कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, F में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, और सब में इलेक्ट्रॉन भरिए हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन्स भरा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हुन्स का रूल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हुन्स लॉ, है ना, हुन्स के अकॉर्डिंग हमको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और इसके पास है टोटल 7 ऑर्बिटल्स, तो 7 ऑर्बिटल्स में एक में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 14, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम की बात करेगा तो मिनिमम तो एक भी रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाला रूम खाली है, ये वाला रूम खाली है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि भाई ये वाला रूम, सारे रूम खाली हैं, ठीक है, चलो ये वाले भी रूम खाली है, ये वाला भी खाली है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और ये कितने हो गए हमारे, तो ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मिनिमम तो कितना भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो देखो सारे रूम फुल है ना, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पूछ रहा था ना, तो ये हो जाएगा 14, कि F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 14। ओके डन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। इसको मैं हटा रही हूँ बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। देखो कह रहा है n इज इक्वल टू 3 है, इसके लिए m l m s की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और काउंटिंग में भी बताना है कि आपको कितने आंसर मिले हैं, ठीक है। तो अगर हमारा, पहले हम l से स्टार्ट करते हैं, यदि हमारा n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो l इज इक्वल टू क्या होगा, l इज इक्वल टू 3 डिजिट होना चाहिए आंसर में, और स्टार्ट करना है 0 से, तो 0 1 2
2, ठीक है 1 2 3 डिजिट हो गया और हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से स्टार्ट किया। तो L की कितनी वैल्यू मिल गई बच्चों आपको, L की वैल्यू मिल गई हमको L इज इक्वल टू काउंटिंग में अगर हम देखें तो हमको आंसर मिलेगा 3, है ना। L का आंसर हमको मिलेगा 3 और N का आंसर तो केवल ये एक ही मिला है, ठीक है। तो N का आंसर तो हमारा एक ही है, ये काउंटिंग लिख रही हूँ, ठीक है। N का तो एक आंसर मिला है, एक, है ना, काउंटिंग लिख रही हूँ बच्चों, ये 1 मिला है और इसके कितने आंसर मिल जाएंगे, 3, ठीक है। इसके मिल जाएंगे 3 आंसर और इसके मिल जाएंगे 1 आंसर, ठीक है। अब कह रहा है m का फाइंड करो। m की वैल्यू के लिए हमको क्या चाहिए, l चाहिए, लेकिन l के तो 3 वैल्यू मिली है ना। तो हमको तीनों के अलग अलग पता करने पड़ेंगे कि अगर m इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0 है तब m की वैल्यू क्या आएगी, तब m की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। और हाथों हाथ हम s भी फाइंड कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, 0 क्या दिखाता है, 0 एक ऑर्बिटल को दिखाता है, 0 मीन्स एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या होती है, +½ और दूसरे वाले के लिए क्या होती है, -½ ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यदि l इज इक्वल टू 0 है तब, ठीक है। अब दूसरा ले लो कि यदि L इज इक्वल टू 1 है, अगर दूसरा ये वाला हमारा आंसर हुआ तो हमारा M इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस से लेके प्लस तक, -1 0 और +1, ठीक है। हर एक आंसर के लिए एक एक ऑर्बिटल होता है, हर एक आंसर के लिए एक एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इस आंसर के लिए ये वाला ऑर्बिटल है, इस आंसर के लिए ये वाला ऑर्बिटल है, इसके लिए ये है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब s की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं, s की वैल्यू, तो इसके लिए हो जाएगा +½ ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, -½ इसके सीधा जो क्लॉकवाइज है उसके लिए +½ इसके लिए -½ मैं दोनों को साथ ही लिख दूं तो ±½ इन दोनों को साथ ही लिख दूं तो ±½ ठीक है। ये तो हमारा हो गया तब की बात जब L इज इक्वल टू -1 है। अब लास्ट हम ले लेते हैं कि यदि हमारा L इज इक्वल टू 2 है तो M इज इक्वल टू क्या होगा, तब हम M इज इक्वल टू हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा। अब हर एक आंसर क्या बताता है, एक एक ऑर्बिटल को शो करता है। तो इसके नीचे भाई ऑर्बिटल बना दो सेम टू सेम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबके नीचे मैंने हर एक आंसर के नीचे ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। एक एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 तो ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए वो हो जाएगी ±½ इसके लिए भी +−½ इसके लिए भी +−½ +−½ ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जरा काउंटिंग में बताना पड़ेगा कि m के टोटल आपको कितने आंसर मिले। तो m के टोटल कितने आंसर मिले जरा पता करो। देखो एक तो हमको यहाँ मिला 1, उसके बाद 2 3 और 4 है ना, 1 मिला था यहाँ, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 मिला, फिर हमको यहाँ पर मिला, देखो पहली बार में यहाँ मिला हमको तो, और दूसरी बार में हमको यहाँ मिला तो 3 और 1 4 हो गए, और तीसरी बार हमको यहाँ मिला 4 के बाद 5 6 7 8 9, टोटल हमको कितने आंसर मिले इसमें 9 है ना, 9 आंसर टोटल हमको m के मिले हैं। अब जरा s के बारे में बात करो कि s के आपको कितने वैल्यू मिले हैं। तो देखो 2 तो हमको यहाँ मिला, ठीक है, ये 2 मिला है, 2 यहाँ मिला, 2 के बाद ये 4 6 8 हो गया, 10 12 14 16 18, ठीक है। टोटल हमको कितने मिले हैं 18, कितने मिले हैं 18, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया इसका कंप्लीट आंसर। ओके बस बच्चों अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर के और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके नाइस डे।